जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो नया टॉपिक क्या है दोस्तों, आज हम देखते हैं। और वो नया टॉपिक है हमारा टेंस। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? टेंस है। अब ये टेंस कौन सा है दोस्तों? तो ये टेंस जो है मैंने आप लोगों को बताया था सिलेबस में, बेसिक वाला। यानी इस टेंस में आप लोग क्या है, बोलना, लिखना, वाक्यों को समझना सीख पाएंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं कौन सा दोस्तों, टेंस का बेसिक। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो होता क्या है कि टेंस बेसिक और टेंस रूल मैंने बनाया क्यों? तो टेंस बेसिक और टेंस जो रूल वाला है वो मैंने इसीलिए बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि बेसिक में हम किसी नियम के बारे में बात नहीं करेंगे। हम टेंस बेसिक में किसी भी नियम के बारे में बात नहीं करेंगे। हम उसमें ये पढ़ेंगे कि भाई ये कहां कहां इस्तेमाल होते हैं, हम किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, हम किस तरीके से इन चीजों को यूज कर सकते हैं और कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीजें हम देखेंगे किसमें, टेंस के बेसिक में। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आज आप अगर तैयार हो तो फिर हम देखते हैं तो क्या होता है टेंस बेसिक में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये टेंस है क्या। तो हमेशा ध्यान रखें, टेंस होता है दोस्त काल। क्या होता है? काल। टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है कि टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? काल। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? काल है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। लेकिन यदि हमें हिंदी समझ में ना आए कि काल होता क्या है, तो हमेशा ध्यान रखें काल को और हिंदी में कहा जाता है, हिंदी के दूसरे शब्द में कहा जाता है इसे समय। क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। ये चीज समझ में आई? तो टेंस का हिंदी अनुवाद है काल। और यदि आपको काल समझ में ना आए तो हमेशा समझिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, समय के बारे में। तो सर ये समझ में नहीं आया हमें कि समय क्या। हम टेंस में किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम पढ़ते हैं दोस्तों समय के बारे में। समय, जी हां, समय क्या होता है देखिए। तो समय जो है ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आज का जो समय है वो आपका कौन सा होता है दोस्तों? आज का जो समय है वो है आपका प्रेजेंट का। कौन सा है? प्रेजेंट का है। और जो आने वाला जो समय है आपके भविष्य में, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भविष्य, वो समय है, वो है हमारा कौन सा दोस्तों? फ्यूचर। क्लियर है? और जो आज के पहले जितना भी समय आपका बीत चुका है वो सब क्या हो गया हमारा दोस्तों? पास्ट। क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? कि जो आज का दिन है, जो आज का समय है वो हमारा क्या हो गया? वो हो गया हमारा प्रेजेंट। और जो आने वाला समय है, जो भी आने वाला समय, उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर। और जो बीत चुका है वो हो गया हमारे लिए क्या? पास्ट। तो ये जो 3 चीजें हम लोगों ने देखी है, कौन कौन सी देखी? एक हमने देखा है पास्ट, आज का जो दिन है वो प्रेजेंट, और आने वाला जो है वो फ्यूचर। उदाहरण के तौर पर समझते हैं क्या। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है कि टेंस में आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले इस चीज को समझना है कि टेंस है क्या। तो टेंस का हिंदी अनुवाद मैंने आपको बताया काल होता है। हिंदी में इसे काल कहते हैं। ठीक है? और काल का दूसरा हिंदी अनुवाद है समय। यानी टेंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? समय के बारे में। अच्छा, जो समय होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो केवल और केवल 3 प्रकार का होता है। ठीक है? या तो आप किसी काम को आज करते हैं, या फिर आज से पहले कर चुके हैं, तो वो हमारा हो गया पास्ट। और यदि आज कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट। और आप आने वाले समय में करेंगे तो वो हो गया फ्यूचर। ठीक है? तो इन 3 समय के अलावा कोई चौथा समय नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो मुख्यतः तौर पर अगर आप मेनली अगर उस पर बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जो समय है वो 3 भाग में, एक है हमारा पास्ट, एक है हमारा प्रेजेंट, और एक है हमारा फ्यूचर। ये चीज क्लियर है? अच्छा, ये चीज अगर ना समझ आए तो मैं एक उदाहरण देता हूं, उस चीज को उदाहरण के स्वरूप समझिएगा। जैसे कि आज का दिन मान लीजिए, आज का दिन आपका क्या है? तो आज का दिन है आपका दोस्तों संडे। क्या है? संडे है। ठीक है? अब ये संडे है, कौन सा दिन है दोस्त? आज का दिन है। ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारे लिए? ये हो गया हमारे लिए प्रेजेंट। ये कौन सा दिन हो गया हमारा? प्रेजेंट का दिन हो गया। ठीक है? अब इसके पहले का जो समय था, इसके जो पहले का समय है वो क्या हो जाएगा हमारा? सैटरडे। यानी कल कौन सा दिन था हमारा? सैटरडे, जो बीत गया। तो ये जो दिन है हमारा सैटरडे,
वो क्या हो गया दोस्तों हमारा, वो हो गया हमारा पास्ट। वो क्या हो गया हमारा पास्ट। अच्छा संडे आज है, जो बीत गया समय वो क्या हो गया हमारा सैटरडे, यानी वो हो गया हमारा पास्ट। और जो संडे के आगे यानी कल कौन सा दिन है हमारा मंडे, तो जो मंडे है वो हमारा क्या हो गया फ्यूचर। आप बताइए ना इसके अलावा और कौन सा समय हो सकता है। अब कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर मंडे के अलावा ट्यूसडे भी तो है, वेडनेसडे भी तो है, लेकिन क्या वो आ चुका है, नहीं आने वाला है ना। तो जो आने वाला समय होता है ना उसे हम क्या कहते हैं फ्यूचर कहते हैं। अच्छा जो प्रेजेंट का है वो तो एक ही समय होता है, वो है आज का दिन, तो वो हो गया संडे। अच्छा पास्ट का तो कुछ कहेंगे सर सैटरडे से पहले अपना फ्राइडे भी तो था, उससे पहले थर्सडे भी तो था। तो दोस्त वो बीत चुका है ना, उसे हम परिवर्तित तो नहीं कर सकते ना, बीत चुका है। और जो बीता हुआ समय होता है उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट। और जो प्रेजेंट का जो समय होता है जो अभी वर्तमान में है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट। और जो आने वाला है उसे हम कहते हैं फ्यूचर। चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, फ्राइडे हो, जो भी दिन है। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे कि मान लेते हैं, सपोज कर कीजिएगा कि अभी आपके घड़ी में जो समय है मान लीजिए 6 बज रहा है। कितना बज रहा है दोस्त 6 बज रहा है। तो अभी बज रहा है तो ये आपका क्या हो गया दोस्त प्रेजेंट हो गया। क्या हो गया आपका ये प्रेजेंट का समय हो गया। ठीक है अब 6 बजे के पहले कितने बजे होंगे 5। तो ये जो 5 है दोस्त वो क्या हो गया आपका, ये 5 जो हो गया आपका ये हो गया दोस्त पास्ट। अच्छा 6 के बाद अब क्या बजेगा 7। तो ये जो 7 है ये आपका 7 क्या हो गया दोस्तों फ्यूचर हो गया। ये चीज समझ में आई आपको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि संडे यानी जो भी चीज अभी वर्तमान में है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट, जो बीत चुकी है वो होता है हमारा पास्ट, और जो आने वाला है वो होता है हमारा फ्यूचर। ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है तो टेंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, समय के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कितने होते हैं दोस्त, तो 3 समय होते हैं, कुल मिलाकर 3 ही समय होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। फ्यूचर जितना भी समय आगे आने वाला हो, जितना भी हो वो फ्यूचर में। जितना का मतलब मैं कह रहा हूं कैसे, तो जितने का मतलब ये है कि फ्यूचर में मंडे के बाद ट्यूसडे भी आएगा वो भी फ्यूचर, मतलब आने वाला जो भी समय होगा वो आपका फ्यूचर। ठीक है एट प्रेजेंट में अभी ये, और जितना भी बीत चुका है वो सब किस में चला जाता है पास्ट में। ये चीज क्लियर होगी। ठीक है अब इस चीज के आगे हम लोग बात करते हैं किस चीज की वो देखते हैं। तो टेंस में हम किसके बारे में बात करते हैं दोस्त, समय के बारे में। तो समय 3 होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं 3। एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट और एक हो गया फ्यूचर। इतनी बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चीज। ठीक अब इस चीज को एक दूसरे तरीके से आप समझिए। तो ये तो आपने देख लिया कि टेंस में हम समय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है लेकिन टेंस में हम समय के बारे में तो पढ़ते हैं लेकिन हम किस चीज को बनाना सीखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि टेंस में आप हमेशा क्या बनाना सीखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए टेंस में आप बनाना सीखते हैं सेंटेंस। क्या बनाना सीखते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप टेंस पढ़ते क्यों हैं। तो टेंस इसीलिए पढ़ा जाता है कि इंग्लिश में आप सेंटेंस किस तरीके से बना सकें। ठीक है तो क्योंकि कोई ना कोई काम इन 3 समय पर ही होता है, या तो बीते हुए समय पर, या अभी के समय पर, या आने वाले समय पर। ठीक है तो आने वाले समय के लिए भविष्य हो गया, और अभी के लिए जो हो गया वो प्रेजेंट हो गया, और जो बीत गया वो हमारा पास्ट हो गया। तो इन 3 समय पर ही किया जाता है। लेकिन जब इन समय पर किए गए समय जो काम है उन्हें हमें बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, वाक्य बनाने की। अब वाक्य कैसे बनाया जाता है तो उससे पहले हम सीख लेते हैं वाक्य क्या होते हैं। और जिस भी बच्चे ने अगर ये नहीं देखा है कि वाक्य क्या होते हैं, तो मेरे पुराने वाले वीडियो में जाकर देखें, हम लोगों ने पूरा एक सेंटेंस पढ़ा हुआ है, पूरा सेंटेंस टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है तो उस वीडियो को जाकर देखें और फिर उसके बाद इसे देखें। ठीक है तो मैं सेंटेंस पहले ही बता चुका हूं तो इसीलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूं। ठीक है तो ये चीज समझ में आई कि सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक अब सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है ये चीज इंपॉर्टेंट। तो सेंटेंस को बनाने का एक पर्टिकुलर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर मतलब जैसे आप किसी चीज को बनाते तो उसका एक सांचा होता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सपोज कीजिए
कि जो भी सांचा होता है, जैसे ईंट वगैरह जो बनती हैं उसको मिट्टी डाल देते हैं और फिर उस तरीके से ईंट निकलती है, तो वो सांचे में डालते हैं तब जाकर निकलती है। उसी तरीके से हम यहाँ पर शब्दों को डालेंगे और एक वाक्य बनाएंगे, तो उसका एक पहले सांचा भी तो होना चाहिए ना, तो वही एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। तो सेंटेंस बनाने का एक पर्टिकुलर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और हमेशा कोई भी इंग्लिश में कोई भी वाक्य बनाए आप, हमेशा इसी के आधार पर बनाते, हमेशा कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर जब कभी भी आपको सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। क्यों मैंने इसका नाम बेसिक दिया दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग एक एक चीज को देखेंगे बड़ी बारीकी से, इसको समझेंगे, बनाना सीखेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको अभी सेंटेंस बनाने ही नहीं आते, और जब उनको बनाना नहीं आता है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि आर्टिकल कहां आता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसके रूप क्या है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, ये बहुत सारी चीजें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जो मैं बातें कर रहा हूं यही समझ में नहीं आता है, और उसके बाद में इंग्लिश छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पटवारी के लिए मैंने आपको इंग्लिश जो है स्टार्ट किया है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। अभी ये सबसे फर्स्ट टॉपिक तो नहीं, सेकंड टॉपिक है, लेकिन मान लीजिए सबसे पहला टॉपिक है, क्योंकि ये हर टॉपिक का फाउंडेशन है, यानी बुनियादी है। सबसे ज्यादा बुनियादी यानी बोला जाए बेस जो है ना, वो हर टॉपिक का यही है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को समझिएगा। तो टेंस जो है वो टेंस क्या होता है, काल होता है, उसके बारे में समय के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि 3 समय के बारे में पढ़ा जाता है, एक तो होता है हमारा पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर। 3 प्रकार के समय होते हैं। अब इन समय के जो घटना हुई है, जो काम आपने किए हैं, या तो पास्ट में किया है, या प्रेजेंट में किया है, या फ्यूचर में किया है, लेकिन कभी ना कभी तो किया है दोस्तों। अब इस काम को बताने के लिए आपको किसको बनाना पड़ेगा, सेंटेंस को। और सेंटेंस को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसे जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर वाक्य को बनाया जा सके। ठीक है, तो वो सांचा यानी जो हम स्ट्रक्चर कहते हैं, संरचना बनाने का एक स्वरूप, एक रूप देखते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है, अब ध्यान से समझना, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो सबसे पहले क्या चीज होती है दोस्तों, सबसे पहले आता है कौन, सब्जेक्ट। बस जो जो मैं पढ़ाते चल रहा हूं इतना पढ़ते जाइए, फिर उसको आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कौन आता है दोस्तों, सब्जेक्ट आता है। फिर कौन आता है, वर्ब। फिर कौन आता है, वर्ब। और वर्ब के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। कौन आता है, ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है अपना। तो सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। फिर कौन आता है, ऑब्जेक्ट। फिर कौन आता है, सब्जेक्ट सॉरी वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो हमेशा ध्यान रखें सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, सबसे लास्ट में कौन आता है, ऑब्जेक्ट, और फिर कौन आता है, वर्ब। यही संरचना, यही स्ट्रक्चर जो है हर सेंटेंस को बनाने में इंपॉर्टेंट है। इस चीज को जरूर लिखिएगा, जिस तरीके से मैं आपको लिखते हुए चल रहा हूं इस चीज को जरूर लिखिएगा। क्या लिखना है कि टेंस के सेंटेंस, टेंस में जब हम समय समय के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वाक्य भी तो बनाना पड़ेगा, और वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा किस चीज की इंपॉर्टेंट जरूरी, किस चीज के लिए जरूरत है, तो स्ट्रक्चर की जरूरत है। किसको बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर होता कैसे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, पहले आता है सब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखें, मैं अभी बताऊंगा कि इसका हिंदी अनुवाद क्या, ये है कौन। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बेसिक नाम दिया, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले कौन आ गया, सब्जेक्ट। उसके बाद कौन आता है, वर्ब। उसके बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में कौन आता है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। बीच में कौन आता है, वर्ब। ये ही सीक्वेंस होता है। कभी ऐसा मत करना कि इसको उठा के यहां कर दिया, इसको उठा के यहां, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे पॉज करके लिख लीजिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, ये देखते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था, उसे क्या कहते हैं वो देखिए। तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले आता है दोस्त कौन, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर कौन आता है, वर्ब। फिर कौन आता है, ऑब्जेक्ट।
अब इन्हें समझते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। यही मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था वो क्या बताया था दोस्तों, कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर? ठीक। अब इसे ध्यान से देखिएगा, इसको कहा जाता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारा, बेसिक ही तो है, तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये जो है हमारा दोस्तों वो क्या है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। क्या है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है, क्या है दोस्तों हमारा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या है, इसको समझते हैं। उसके बाद समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद ये समझेंगे कि वर्ब क्या है। तो पहले इसका हिंदी में देख लीजिए। तो सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता, और वर्ब को कहा जाता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कर्म। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट को कहा जाता है कर्ता, वर्ब को कहा जाता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कर्म। ये चीज बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, कर्ता, क्रिया और कर्म। अब ये होते क्या है, इनको हम देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कर्ता कौन होता है, काम करने वाला। काम करने वाला जो काम करता है ना दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ता। क्लियर है ये चीज? ये हमेशा ध्यान रखें कि कर्ता कौन होता है, तो कर्ता होता है जो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। ठीक है, यानी इंग्लिश में कहा जाता है सब्जेक्ट। तो आपको ये समझाने के लिए केवल मैं बता रहा हूं, इसको ये मत सोचिएगा कि आप कर्ता लिखना शुरू कर दें। ये केवल समझने के लिए, लेकिन आपको इस्तेमाल सब्जेक्ट करना है। यानी सब्जेक्ट का हिंदी अनुवाद कर्ता होता है, और ये कर्ता कौन होता है, काम करने वाला। क्लियर है ये चीज? ठीक। उसके बाद ये काम जो करने वाला व्यक्ति होता है, कुछ तो कुछ करता होगा ना, तो वो क्या काम करता है, ये होता है। तो क्रिया को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं काम। क्रिया क्या होता है, दूसरे शब्दों में होता है काम। ये हमेशा ध्यान रखें। क्लियर है आप लोगों को? हमेशा ध्यान रखें कि क्रिया को क्या कहा जाता है, काम भी कहा जाता है। अब ये कौन सा काम है, तो काम वो काम जो अपने जीवन में आप करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो आप काम करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, काम कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, सोना, खाना, पीना, उसके बाद आप जागना, रोना, कहना, चिल्लाना, जितने भी आप काम करते हैं अपने जीवन में, जितने भी, चाहे वो पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, चाहे वो पहले नहीं करते थे और आज करते हैं, जो भी व्यक्ति, या आप हो या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो काम करता है तो वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है, क्रिया। यानी क्रिया यानी काम। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आज से ध्यान रखें, जो भी आप काम करते हैं वो कौन है, वर्ब है। तो भाई करने वाला कहां आता है सबसे पहले, काम करने वाला कहां आता है सबसे पहले। उसके बाद कौन आता है दोस्तों, कि वो जो काम कर रहा है वो काम आता है, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। अब तीसरी चीज ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है कि इस काम का असर इस पर पड़ता है। ठीक है, यहां पर या तो उस काम का जो काम है, काम का असर इस पर पड़ता है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं आप लोग, एक चीज तो ये लिख लीजिए कि या तो कर्म उसे कहा जाता है जिस पर काम का असर पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप यूं कह सकते हैं कि वो काम क्या है, वो काम तो कर रहा है लेकिन क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये सब क्या बताता है, कर्म बताता है। वो काम क्यों कर रहा है, और या फिर कह लीजिए कौन सा काम कर रहा है, या काम क्या कर रहा है। काम तो है लेकिन क्या काम है, काम क्या है।
ये चीजें बताने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है दोस्तों? ऑब्जेक्ट का। और इसे कहते हैं कर्म। एक बार अच्छे से बताता हूं। कर्म वो होता है जिस पर काम का असर पड़ता है। जैसे कि यहां कोई काम करने वाला व्यक्ति, उदाहरण मान लीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं वो चीज देखिए एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? कर्ता। कर्ता यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, यानी काम करने वाला सबसे पहले आता है। उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, यानी जो काम करते हैं वो, जो भी काम रहता है। और ऑब्जेक्ट, या तो अपने काम का असर उस पर पड़ रहा है, या क्यों कर रहा है वो काम, वो चीज पता चलती है, या काम क्या है वो होता है, पता चलता है। देखते हैं हम लोग तो क्या है, देखते हैं। सब्जेक्ट में काम करने वाला, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी में कहता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अब समझना मेरी बात, क्लियर है? बहुत अच्छे समझने में बता रहा हूं। मैं, भाई यहां पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है? काम करने वाला व्यक्ति कौन है? मैं हूं। क्योंकि यहां पर देखा ना हम लोगों ने, क्या आएगा कि जो सब्जेक्ट होगा ना दोस्तों, जो सब्जेक्ट होगा वही तो काम करने वाला है, क्योंकि उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और जो ये करता है उसको क्या कहते हैं? काम करने वाला। यानी सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब यानी क्रिया जो काम है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, या तो जिस काम का असर उस पर पड़ता है, या वो काम क्यों कर रहे हैं, या काम क्या है वो ये बताता है। अब देखिएगा कैसे असर पड़ेगा। और क्रिया क्या है, यानी वर्ब क्या, और सब्जेक्ट कौन है। तो पढ़ाने वाला कौन है? मैं हूं। पढ़ाने वाला यहां कौन है? मैं हूं। मेरे लिए मैं इस्तेमाल करता हूं, या मे के लिए इंग्लिश में होता है दोस्त आई। क्या होता है? आई। आई यानी सब्जेक्ट, करने वाला। अब ये वर्ब क्या है? काम क्या है मेरा? पढ़ाना, क्योंकि मैं काम क्या करता हूं? पढ़ाने का काम करता हूं, तो वो यहां आएगा। तो पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच। आई टीच। अब ये मत सोचिएगा कि हूं क्यों नहीं आया, क्योंकि टीच में ही हूं है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आई टीच, सॉरी, आई टीच। क्लियर है? अब आप कह रहे होंगे सर कर्म नहीं आया। एग्जैक्टली यही उदाहरण तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, अब मैं कहता हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं, पढ़ाने वाला कौन यहां पर, यानी काम कौन कर रहा है? मैं। तो मेरे लिए मैं क्या इस्तेमाल करूं? देखो सब्जेक्ट में आएगा आई। काम क्या है? हमेशा काम कब आता है? सेकंड नंबर पे। काम क्या आता है? पढ़ाना, तो आई टीच। ठीक है, और क्या पढ़ाता है भाई? मैंने क्या बोला था? काम का असर पड़ता हो जिस पर, या क्यों कर रहा है, या काम क्या है। तो पढ़ाने का तो है, लेकिन क्या पढ़ाता हूं मैं? इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? हमेशा काम करने वाला पहले आता है, उसके बाद आती है वर्ब यानी क्रिया, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इस चीज को ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? तो हमेशा सब्जेक्ट आगे, वर्ब बीच में, और ऑब्जेक्ट लास्ट। कैसे सेंटेंस बनते हैं ये आपको अभी नहीं बनाना है, ये सब मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। अभी इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। केवल और केवल उदाहरण से बताना चाहता था कि जो सब्जेक्ट होता है वो कर्ता होता है। कर्ता यानी काम करने वाला। वर्ब जो होता है वो कौन होती है? क्रिया होती है, यानी जो आप काम कर रहे हैं और उस काम का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं अगर यहां इंग्लिश ना कहकर मैं कहता कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आई टीच इंग्लिश, तो मेरे पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है? आप लोगों पर। तो आप लोगों पर असर पड़ रहा है। देखिए, काम का असर पड़ता है वो भी कर्म होता है, और क्यों कर रहा है वो काम वो भी, और काम क्या है वो भी। तो काम यहां पर क्या है? पढ़ाने का। तो लेकिन क्या पढ़ाता हूं मैं? इंग्लिश। क्लियर है? किसे पढ़ाता हूं तो उसका असर किस पर पड़ रहा है? कर्म, यानी आप लोगों पर। ये चीज क्लियर है? और एक चीज और आप लोगों से मेरा मतलब बहुत निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि हमेशा अगर कोई डाउट रहे, या कोई भी आपको ऐसी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें कि सर हमें समझ नहीं आया या ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या है सही कर सकूं। ठीक है, तो ये चीज जरूर कीजिएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। क्या चीज समझ में आई होगी दोस्तों? कि सब्जेक्ट सबसे पहले, वर्ब बाद में, और सबसे लास्ट में कौन आता है? ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया? तो हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है वर्ब, और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है? ठीक। तो जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था ना दोस्तों अभी, वो स्ट्रक्चर एक बार और रिकॉल करते हैं। उसे कहा जाता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो वो क्या होता है? अब सब्जेक्ट को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा आप लोगों के लिए? SUB। फिर सब्जेक्ट के बाद कौन आता है दोस्त? तो VERB, वर्ब। फिर उसके बाद कौन आता है दोस्तों? तो फिर आता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज? ये हमारा होता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या होता है दोस्तों? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये हमेशा ध्यान रखें। क्लियर है? अच्छा, अब हम समझ गए कि इसे कर्ता कहते हैं, इसे क्रिया यानी काम कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म जिस पर असर पड़ता है या वो काम बताते हैं कि काम तो है लेकिन क्यों कर रहा है या क्या है वो काम। ठीक है, ये चीज। इतनी बात समझने के बाद, लेकिन सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, ये तो हो गया हिंदी, और मतलब भी समझ गए कि हमेशा काम करने वाला इंग्लिश में पहले लिखते हैं। तो ये होता है काम करने वाला, जो काम कर रहा है वो सबसे पहले, और वर्ब क्या होती है? जो वो काम कर रहा है वो, और उसका असर उस काम पर पड़ रहा है या किसी व्यक्ति पर पड़ रहा है या वो कर क्या रहा है काम, ये आता है ऑब्जेक्ट में, यानी हिंदी में कर्म कहते हैं। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि इसके अब रखना क्या क्या है, तो वो देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, हमारे सब्जेक्ट में क्या रखा था? तो सब्जेक्ट में आता है नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है? नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो सर ऑब्जेक्ट में क्या आता है? तो ऑब्जेक्ट में भी आता है कौन? नाउन आता है और प्रोनाउन आता है। सर दोनों में दोनों चीजें सेम है, नाउन इसमें भी है, प्रोनाउन इसमें भी है, नाउन इसमें भी है, प्रोनाउन इसमें भी है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर हम समझेंगे, लेकिन पहले नाउन को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें क्या होता है नाउन। तो नाउन को आपको केवल और केवल एक ही तरीके से समझना है दोस्तों। अब ये परिभाषा नहीं समझनी है हम लोगों को कि नाउन क्या होता है, अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग वगैरह वगैरह, ये जब नाउन होते हैं, बिल्कुल भी नहीं है ये नाउन आपके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिभाषा जो है वो गलत है, लेकिन समझना क्या है दोस्तों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें पेपर में ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा कि ये जो है वो इसकी परिभाषा लिख के दीजिए कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, है ना। सो ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपको समझ कितनी है उस सेंटेंस की। तो अभी तो हमें समझ में आया है कि सब्जेक्ट में हमेशा काम करने वाला आता है, और वर्ब यानी जो वो काम कर रहा है वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि जो उस पर असर पड़ रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कौन सी चीजें कहां कहां रखी जाती हैं। तो हमेशा सब्जेक्ट में दो ही चीज रख सकते हैं आप, केवल दो चीज। क्लियर है? सब्जेक्ट में केवल कितनी चीज रखी जाती है? दो चीज, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। क्लियर? ऑब्जेक्ट में भी रखी जाती है नाउन या प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर है? चलिए इस बात को मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखाता हूं कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। तो समझते हैं। नाउन क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। आप एक चीज ध्यान रखना कि हमें डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। तो हमें किससे मतलब है? जहां कहीं भी नाउन दिखे इसका अर्थ होता है केवल और केवल नाम। क्या होता है? नाम। जहां कहीं भी नाउन दिखे इसका मतलब नाम। अब ये नाम क्या होते हैं? तो आप इसे कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। इंग्लिश में कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स।
अब ये नेमिंग वर्ड्स क्या, वर्ड्स यानी शब्द, नेमिंग यानी नाम, ऐसे शब्द जिनके नाम, ऐसे शब्द जिनसे नाम पता चलता हो किसी चीज का। यानी इसलिए मैंने इन शॉर्ट में कह दिया आपको कि हिंदी में क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। सीधी सी बात, जहां कहीं भी नाम दिखेगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो नाम है। लेकिन सर ये किस किस के नाम हो सकते हैं वो बता दीजिए। तो देखिए, नाम हो सकते हैं आपके किसी पर्सन के, हो सकता है वो किसी व्यक्ति का नाम हो, क्लियर है, हो सकता है वो किसी स्थान का नाम हो, ठीक है, हो सकता है किसी वस्तु का नाम हो। ये चीज समझिएगा, मैं इतने बेसिक से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक एक चीज आप समझ सके, ठीक है। तो ये पर्सन यानी इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों व्यक्ति, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, नाउन का मतलब होता है नाम, नाउन का मतलब नाम, इंग्लिश में कहते हैं उसे नेमिंग वर्ड। अब आपको परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी नाउन लिखा है दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, परिभाषा नहीं, समझ जाना कि नाम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, नाम के बारे में। और ये नाम के किस किस के होंगे, पर्सन, पर्सन के हो सकते हैं, प्लेस के हो सकते हैं, और थिंग के हो सकते हैं। ये चीज क्लियर है। अब जो ये पर्सन है ना दोस्त, पर्सन को हिंदी में व्यक्ति कहते हैं। जैसे मेरा नाम आकाशदीप, आपका नाम, जो भी आपका नाम है, जो भी आप मुझे देख, जो भी व्यक्ति मुझे देख रहा है उसका नाम खुद क्या है, वो भी नाउन है। बात समझ में आई। दूसरी चीज प्लेस, प्लेस को हिंदी में कहते हैं स्थान। स्थान का नाम जो भी होगा, जो भी स्थान का नाम होगा, जैसे कि भारत, एशिया, और मान लीजिए अपना मध्य प्रदेश, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, जहां कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं उस गांव का नाम, उस शहर का नाम, वो भी क्या है हमारा दोस्त, वो भी है हमारा नाउन। नाउन यानी नाम, किस किस के नाम, व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम। तीसरी चीज, ये थिंग क्या है, थिंग का मतलब होता है वस्तु। थिंग का मतलब क्या होता है, वस्तु। अब ये वस्तु क्या होती है, ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं। कौन सी वस्तुएं, तो हमेशा निर्जीव ही होती है ना दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखें, वस्तु तो है लेकिन कैसी है, निर्जीव है। और ऐसी वस्तु जो निर्जीव है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें इनके नाम भी क्या होते हैं, इनके नाम भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, ठीक। अब एक स्पेशल चीज समझाना चाह रहा हूं, उस चीज को समझिएगा। ये तीन चीज तो आप समझ गए, व्यक्ति का नाम हो वो भी नाउन, स्थान का नाम हो वो भी नाउन, और किसी चीज का नाम हो, कोई सी भी चीज, ट्यूबलाइट ले लीजिए, कैमरा ले लीजिए, आप व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, जितनी भी, ये माइक ले लीजिए, जो भी चीज आपको दिखे वो सब क्या है, वो सब आपका क्या है दोस्त, नाउन है। जिस मोबाइल में आप मुझे देख रहे हैं वो मोबाइल भी क्या है, नाउन है। उस कंपनी का नाम भी जो है, जैसे सैमसंग, जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी का आपका मोबाइल है वो भी क्या है दोस्त, नाउन है। तो जितनी भी चीजें, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनके नाम भी क्या होंगे, नाउन होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां क्लियर करना चाहता हूं, हो सकता है कुछ बच्चे को दिमाग में डाउट हो, और वो क्या हो सकता है। तो ये तीन चीज क्लियर हैं। अब देखिए, इसको आप पीपीटी से याद कर सकते हैं, पीपीटी, पीपीटी बनता है प्रेजेंटेशन, वो। हमेशा ध्यान रखें, जितने भी एनिमल हैं, जितने भी एनिमल हैं, एनिमल के क्या नाम, वो भी क्या है हमारे, नाम। क्लियर है, एनिमल के नाम भी आपके क्या है दोस्तों, नाउन। क्लियर। जितनी भी भावनाएं होती हैं, यानी फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब क्या होता है, भावनाएं। अब ये भावनाएं कैसी सर, प्रेम, नाराजगी, गुस्सा, नफरत, जितनी भी फीलिंग्स, जो आपको जितनी भी फीलिंग्स आती है ना, इन जो फीलिंग्स के नाम हैं वो भी क्या है दोस्त, नाउन है। वो भी क्या है आपके, नाउन। क्लियर है ये चीज, मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, जितने भी रिलेशंस होते हैं, जितने भी रिलेशन होते हैं, रिलेशन के जो नाम होते हैं वो भी क्या है आपके, नाउन।
जितने भी रिलेशन हैं उन सब के नाम भी क्या है दोस्तों, नाउन है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, रिश्ते हो, रिश्ते नाते, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्जीव हो, जीवित हो, जानवर हो, कीड़ा हो, पर्वत हो, सूर्य हो, पृथ्वी हो, जो ब्रह्मांड है, हमारे जो गैलेक्सी का नाम है, किसी भी चीज का नाम, वो क्या होती है दोस्तों, नाउन होती है। वो क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या होती है, नाउन होती है। तो अब परिभाषा नहीं रटना, ना ही इस चीज को देखना है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, और वो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि किसी भी चीज का नाम हो, इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में हो या ना हो। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइए, यहां ये दिख रही है क्या, ऑक्सीजन दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही, लेकिन ये भी तो नाम है, किसका, अरे गैस का नाम है कि नहीं, वो आपकी एलपीजी वाली नहीं, जो हम सांस लेते हैं उसका, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी। जितनी भी कंपनियों के नाम हो, जितने भी व्यक्तियों के नाम हो, जितने स्थान के नाम हो, जितने भी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हो, चाहे वो दिखती हो या ना दिखती हो, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब के सब नाम है। रिश्ते भी नाम, फीलिंग्स भी नाम, फीलिंग्स के नाम नाम। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, टेंस, टेंस के समय, यानी टेंस का जो हिंदी अनुवाद है वो काल होता है, और काल के बाद हम लोगों ने क्या चीज देखी थी दोस्तों, कि उसको हिंदी में दूसरे तरीके से समय भी कहा जाता है। और समय जो है वो केवल 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्तमान, यानी उसे अंग्रेजी में प्रेजेंट कहा जाता है। एक होता है पास्ट, यानी उसे हम कहते हैं भूतकाल, और आने वाले समय को फ्यूचर यानी भविष्य काल कहते हैं। ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टेंस में हम सीखते क्या है, टेंस पढ़ते क्यों है। तो टेंस इसीलिए पढ़ा जाता है दोस्तों, क्योंकि टेंस में हम अलग अलग समय के बारे में बात करते हैं। अब अलग अलग समय के बारे में बात करते हैं तो वाक्य भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसमें हम वाक्य बनाना सीखते हैं। ये जो वाक्य होता है इसका एक संरचना होती है। अब ये जो संरचना होती है उसमें सबसे पहले कौन आता है, कर्ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। अब वो कर्ता कोई ना कोई काम को करता है, तो वो सेकंड नंबर पे आती है, जिसे हम कहते हैं वर्ब। और सबसे लास्ट में जिस पर या तो असर पड़ता है या वो काम कर तो रहे लेकिन क्या काम है वो बताता है, यानी ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्म कहते हैं। वो चीज हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते क्या क्या है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा रखा जाता है नाउन और प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी रखा जाता है नाउन और प्रोनाउन। तो केवल और केवल आज हमने डिस्कस किया है नाउन के बारे में, और कल के यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के 2 टाइप्स के बारे में, और कौन कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, और आगे हम टेंस को इसी तरीके से बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और समझते रहिए। अगर कोई भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी होती है दोस्तों, तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताएं, और समझ में आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।